आज की क्राइम स्टोरी बहुत ही डिस्टर्बिंग होने वाली है। यह घटना 2022 में बिहार के पटना में हुआ था। पटना का यह केस बहुत ही सुर्खियों में था क्योंकि इस केस में एक अजीब हथियार का इस्तेमाल किया गया था और वह था एक प्रेशर कुकर। पहले तो पुलिस को लगा कि यह काम चोरों का है, पर जब सच्चाई सामने आई तो सच्चाई ने पूरे पटना पुलिस डिपार्टमेंट को ही हिला कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते आज का यह क्राइम एपिसोड। पटना की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की थी जिसका नाम शहनाज था। शहनाज की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी, तो घर वालों ने शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। शहनाज के लिए उन्हें कई अच्छे रिश्ते मिले और वह सभी फैमिली भी पटना में आसपास में रहती थी, पर शहनाज के घर वालों ने उन सभी रिश्तों को मना कर दिया और एक ऐसे लड़के को पसंद किया जो सऊदी अरबिया में जॉब करता था। लड़के का नाम था जफरुद्दीन। जफरुद्दीन भी बिहार से ही था और वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी था। जफरुद्दीन की सैलरी भी अच्छी थी और उसके बाहर रहने से शहनाज के घर वालों का कोई भी दिक्कत नहीं था और फाइनली यह रिश्ता पक्का भी हो जाता है। जफरुद्दीन इंडिया आता है, जिसके बाद जफरुद्दीन और शहनाज की शादी हो जाती है। जफरुद्दीन कुछ दिनों तक अपनी बीवी के साथ ही रहता है और फिर वापस सऊदी अरबिया चला जाता है। सऊदी से जफरुद्दीन सिर्फ छुट्टियों में ही इंडिया आया करता था। फिर जब कुछ टाइम बीत गए तो जफरुद्दीन अच्छा खासा पैसा कमा चुका था, तो वह वापस इंडिया आ जाता है और यहाँ पर नोएडा के ही एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। जफरुद्दीन, शहनाज और उनके दोनों बच्चे और नोएडा में ही एक साथ रहते थे। फिर एक दिन ईद का फेस्टिवल आने वाला होता है। शहनाज रेडी हो रही थी अपने घर पटना जाने के लिए, ईद मनाने के लिए, लेकिन जफरुद्दीन उसे पटना जाने से मना कर देता है और वो सभी लोग उस साल वह ईद नोएडा में ही मनाते हैं। उसके बाद अगले साल भी यह लोग ईद नोएडा में ही मनाते हैं। 2 साल नोएडा में नौकरी करके और उससे पहले सऊदी अरबिया में नौकरी करके जफरुद्दीन ने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। उस पैसे से जफरुद्दीन पटना में ही शहनाज के घर के आसपास एक घर खरीद लेता है, यह सोचकर कि शहनाज को और उसके बच्चों को फैमिली का सपोर्ट मिलता रहेगा। और जफरुद्दीन इस बार ईद मनाने का प्लान भी उसी नए घर में बनाता है। जफरुद्दीन और उसकी फैमिली 1 मई 2022 को फ्लाइट से दिल्ली से पटना आते हैं। अगले दिन 2 मई को पूरी फैमिली ईद की शॉपिंग करने मार्केट जाती हैं। शॉपिंग करके सब घर आते हैं और शहनाज जफरुद्दीन को एक सरप्राइज देती हैं डिनर में। उसने जफरुद्दीन की मनपसंद चिकन बिरयानी बनाई थी, लेकिन उसके बाद किसी बात पर जफरुद्दीन और शहनाज के बीच लड़ाई हो जाती है और शहनाज कहती हैं कि वह उसके साथ नहीं सोना चाहती हैं। तो जफरुद्दीन बाहर ड्राइंग रूम में सोने चला जाता है और अगले दिन सुबह जफर के बेटे की आंख जल्दी खुल जाती हैं और वह जैसे ही ड्राइंग रूम में जाता है तो उसके मुंह से बहुत तेज चीख निकलती हैं। इस चीख को सुनकर शहनाज और उसका छोटा बेटा भी बाहर आ जाते हैं और पूरी फैमिली देखती है कि ड्राइंग रूम में जफरुद्दीन की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसके सामने एक प्रेशर कुकर है जो पूरी तरह खून से लिपटा हुआ था। वह बात सारे पड़ोस में फैल गई और थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। पुलिस शहनाज से पूछताछ करती है, कहती कि अगर उसे कुछ पता है तो वह बताए। शहनाज ने बताया कि रात को हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। फिर रात करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनते ही मैंने नीचे गई और जैसे ही मैं नीचे गई तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने एक सोने की चेन पहन रखी थी, उन्होंने उस चेन को मुझसे छीन लिया और उन्होंने मेरे मुंह पर कुछ रख दिया जिससे मैं बेहोश हो गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं था। और फिर सुबह उसके बेटे की चीख से उसकी आंखें खुली। पुलिस को यह सब कुछ सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा था। वो यह तो समझ गए थे कि यह चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि सिर्फ शहनाज का एक नेकलेस ही गायब हुआ था। घर में काफ़ी सारा कैश भी पड़ा हुआ था जो वहीं का वहीं था और घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे। घर में आने का एक ही दरवाज़ा था जो ना तो टूटा हुआ था और ना ही उसके लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। सारी खिड़कियां भी सही थी और घर में घुसने का कोई और रास्ता भी नहीं था। पुलिस यह तो समझ चुकी थी कि घर के किसी आदमी ने ही घर के दरवाजे को अंदर से खोला था। यह सब जानने के बाद पुलिस ने शहनाज से उसका फ़ोन मांगती हैं ताकि वह उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ सुराग निकाल पाए, पर उन कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है। उन्होंने फिर से शहनाज से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन शहनाज ने ना तो कोई सवाल का जवाब देते हुए घबराई और ना ही उसका कोई स्टेटमेंट पुलिस को झूठा लगा। अगर शहनाज इस खून में शामिल नहीं थी तो क्या उसके बच्चों में से कोई था?
पर पुलिस वाले बच्चों को शक की निगाह से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि इन बच्चों की उम्र काफ़ी कम थी और इस बात की उम्मीद भी कम थी कि वह इतने खौफनाक क्राइम में शामिल भी कैसे हो सकते हैं। पुलिस को 3 सवाल अंदर से खाए जा रहे थे। पहला यह कि शहनाज के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी विदेश में काम करने वाले लड़कों से क्यों कराई, जबकि उन्हें अच्छे और पैसे वाले रिश्ते अपने आसपास भी मिल रहे थे। दूसरा यह कि जफरुद्दीन ने एक ऐसी नौकरी जो उसे इतनी अच्छी सैलरी दे रही थी, उसे छोड़कर इंडिया क्यों आ गया। तीसरा यह कि जफरुद्दीन ईद मनाने के लिए 2 साल तक पटना नहीं आया, तो फिर 2 साल बाद एकदम से कैसे पटना आ गया। पुलिस ने अपना सारा ध्यान शहनाज के बारे में पता करने में लगाया। उन्होंने उसके दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे पुलिस को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। उन्हें पता चला शहनाज के बचपन का वह सच जो इस केस को सॉल्व करने में पहली कड़ी साबित हुआ। शहनाज के स्कूल में उसका एक बॉयफ्रेंड था, कमाल। जब ये सारी बातें टीचर्स तक पहुंची तो उन्होंने इन दोनों को कई बार वार्निंग दी। वार्निंग देने के बाद भी जब ये दोनों नहीं माने तो एक दिन प्रिंसिपल ने इन दोनों को स्कूल से रस्टिकेट ही कर दिया और ये सभी बातें उनके पूरे रिश्तेदार में फैल गई। इन दोनों को स्कूल से क्यों निकाला गया? कमाल के लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि वह बहुत ही गरीब परिवार से था और वह पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब करना चाहता था, ताकि वह शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात कर पाए। और जैसे जैसे शहनाज और कमाल बड़े हुए, कमाल को अच्छी नौकरी नहीं मिली। उसके बावजूद वह शहनाज के घर आया और उसने शहनाज की फैमिली से अपने और शहनाज के रिश्ते की बात की। शहनाज के घर वाले पैसे में ठीक ठाक थे, तो वह शहनाज के घर वालों ने रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उन्हें अब यह डर था कि कहीं शहनाज कमाल के साथ कहीं भाग न जाए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें शहनाज की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। वह कई जगह उसका रिश्ता लेकर गए, पर हर किसी को शहनाज और कमाल के बारे में पता था। कोई भी शादी के लिए रेडी नहीं हुआ। उसके बाद अच्छे रिश्ते आए भी, लेकिन तब तक शहनाज के घर वालों ने यह डिसाइड कर लिया था कि वह शहनाज की शादी आस-पास में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लड़के को शादी के बाद पता चला तो वह डिवोर्स भी दे सकता है। तो शहनाज के घर वालों ने डिसाइड किया कि वह एक ऐसे लड़के से शादी करेंगे कि वह पटना से क्या, बिहार से क्या, इंडिया से ही कहीं बाहर सेटल हो। फिर उन्होंने जफरुद्दीन के बारे में पता चला और उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर दिया। शादी के बाद शहनाज के लिए यह एक ड्रीम लाइफ थी, क्योंकि जफरुद्दीन बाहर से पैसे भेज रहा था और यहाँ पर शहनाज कमाल को अपने घर बुलाती रहती थी। कमाल शहनाज के साथ इस हद तक इन्वॉल्व थी कि शहनाज का सबसे छोटा बेटा उसे अब्बू कहता था। कमाल शहनाज को इस हद तक प्यार करता था कि उसे शहनाज गिल और खुद को सिद्धार्थ शुक्ला कहता था। शहनाज के बड़े बेटे को अब समझ आने लगा था कि यह सब गलत हो रहा है। उसने ये सभी बातें जफरुद्दीन को फोन पर बता दी, पर जफरुद्दीन ने अपना घर बचाने के लिए शहनाज को माफ भी कर दिया और इसीलिए जफरुद्दीन इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर इंडिया आ गया और शहनाज और बच्चे के साथ नोएडा आकर रहने लगा। शहनाज ने जफरुद्दीन से आईफोन मांगी थी, तो जफरुद्दीन ने उसे आईफोन भी गिफ्ट किया। वह हर तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छी फैमिली और अच्छी लाइफ देना चाहता था। उसने काफ़ी टाइम तक शहनाज को नोएडा से पटना नहीं जाने दिया, ताकि वह कमाल को भूल जाए और वह एक अच्छे परिवार की तरह रह पाए। शहनाज को अपना खुद का एक घर चाहिए था, तो जफरुद्दीन ने अपनी सारी सेविंग लगा दी और पटना में उसी के घर के आसपास एक घर खरीद लिया, ताकि शहनाज अपनी फैमिली के पास ही रह पाए। नोएडा में 2 साल रहने के बाद जब जफरुद्दीन को यह यकीन हो गया कि शहनाज कमाल के टच में नहीं है, तो वह उसे पटना अपने नए घर में ईद पर लेकर आया। पुलिस को अब अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। अब उनका यह शक यकीन में बदल गया था कि यह मर्डर किसने किया है। उन्हें पक्का सबूत तक मिल गया जब उन्हें यह पता चला कि शहनाज के पास आईफोन के अलावा एक दूसरा फ़ोन भी है, जिसे वह कमाल से बात करने के लिए यूज करती थी। जफरुद्दीन सिर्फ आईफोन ही चेक किया करता था और उसमें शहनाज और कमाल की बातों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए जफरुद्दीन ने सोचा कि अब शहनाज और कमाल की बात नहीं होती है, और तभी वह शहनाज के साथ नोएडा से पटना आ गया। पर जफरुद्दीन ने कभी अपने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। शहनाज ने कमाल को बता दिया था कि जफर ईद पर पटना आने वाला है। शहनाज और जफरुद्दीन 1 मई को अपने नए घर पटना में आते हैं। अगले दिन 2 मई 2022 की रात जब जफरुद्दीन और उसकी फैमिली ईद की शॉपिंग करके वापस घर आती हैं, उसी रात को जब जफरुद्दीन सोने जा रहा था, तभी शहनाज ने उसे जानबूझकर लड़ाई करती हैं।
ताकि वो नीचे सोने चला जाए, क्योंकि घर में कमाल पहले से छुपा बैठा था जफरुद्दीन का मर्डर करने के लिए। हर चीज़ शहनाज के मुताबिक होती है। जफरुद्दीन गुस्से में नीचे सोने भी चला जाता है। जब वह गहरी नींद में होता है तो कमाल और शहनाज उसे मारने का प्लान बनाते हैं। शहनाज कमाल से कहती हैं कि वह चाकू का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उससे काफ़ी सारे क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, वह किसी और चीज़ का इस्तेमाल करे। तभी शहनाज कमाल को प्रेशर कुकर पकड़ा देती हैं। कमाल उस कुकर को पूरी ताकत से जफरुद्दीन के सर पर मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक जफरुद्दीन मर नहीं जाता। फिर कमाल वहाँ से निकल जाता है और शहनाज अपने रूम में सोने चली जाती हैं। कमाल और शहनाज के प्लान में कई सारी कमियां थी, जिसके चलते पुलिस वालों को यह केस को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। 10 मई 2022 को इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। जफरुद्दीन एक सीधा और साफ दिल इंसान था, जिसको इतनी दर्दनाक मौत उसी की वाइफ ने ईद के दिन ही गिफ्ट कर दी। जफरुद्दीन इतनी कैरेक्टरलेस वाइफ को सिर्फ अपने बच्चों के लिए झेल रहा था, पर दुख की बात यह है कि वो दोनों बच्चे बिना माँ बाप के ही बड़े होंगे। तो यह थी आज की क्राइम स्टोरी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए।